नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। बोर्ड की परीक्षाएं माने दबाव, और दबाव का मतलब है काम खराब। तो काम खराब होने की जगह काम सही हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि परीक्षाओं के लिए भरपूर तैयारी की जाए। तो किस तरह से ये तैयारियां करनी है और परीक्षाओं के इस दौर में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, बच्चों की जो तैयारी है उसमें अध्यापकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय विद्यालय शिमला की उप प्रधानाचार्य शकुंतला शांडिल्य। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, बात करें परीक्षाओं की, तो बोर्ड की परीक्षाएं प्रदेश में शुरू हो गई हैं। एचपी बोर्ड की लगभग समाप्त हो गई हैं और सीबीएसई बोर्ड की शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में तैयारियों को लेकर के क्या कुछ है स्कूल में और बच्चों के लिए? देखिए, विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को अभी, क्योंकि सिलेबस जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात थी वो तो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो गैप रहा है वो ये रहा है कि कोविड टाइम में लगभग बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही हो पाई है। फिजिकली हम बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन जब हम 1-to-1 हम बात करते हैं किसी से, तो उसमें जो है बच्चे जो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम ये जो दौर है, क्योंकि अब परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, 26 अप्रैल से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और बहुत नज़दीक हैं। तो ये हमारा एक तरह से काउंसलिंग सेशन जो है बच्चों के साथ सदैव रहेगा और रहता है। इसमें हम बच्चों को सिर्फ यही मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, ठीक है, अपने खान पान का ध्यान रखें, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टिप्स भी हैं, वो भी हम बच्चों को देते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन मानसिक संतुलन बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह के प्रेशर में नहीं आना है, और स्वयं भी आपने अपने लिए कोई इस तरह का लक्ष्य नहीं निर्धारित करना है कि जो आपके लिए एक प्रेशर क्रिएट करे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, उन सब बातों पर हम आएंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना संक्रमण काल के बाद जो है ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई, और इसी बीच जो है बच्चों ने बहुत जो परेशानियां झेली हैं, और साथ ही साथ अब जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। तो बच्चों को ऑनलाइन तरीके से तैयार करके उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में करवाना, उनको इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना कितना मुश्किल है, एक अध्यापक के लिए, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए? ये सबके लिए चुनौतीपूर्ण है जी, चाहे अभिभावक हों, शिक्षक हों या विद्यार्थी स्वयं। जी बिल्कुल, सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। अब इसमें चुनौतियां किस तरह से हैं, क्योंकि 2 साल से ऑनलाइन मोड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बच्चे जो है वो घर में कितना अभ्यास कर रहा है, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी रीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए मतलब हम लोग उसको जज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ऑफलाइन मोड में हमें बच्चों को ओवर प्रेशराइज नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य तरीके से बच्चे को जो है हमें क्या बताना है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी वो करे, रीडिंग प्रैक्टिस भी करे, और उसके साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी वो साथ में करे। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि बच्चा जो है अपने पाठ्यक्रम को, पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ ना लेके उसको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दे, ठीक है। छोटे छोटे भागों में जब विभाजित कर देगा तो उसमें क्या होगा, छोटा पोर्शन बच्चा जल्दी ग्रास्प कर लेगा, और उसके बाद उसका लिखित अभ्यास भी करे, क्योंकि परीक्षाएं अब उसके लिखित रूप में ही होंगी। उसको जज जो है वो लिखित रूप से ही किया जाएगा, तो इसलिए वो लिखित अभ्यास करे, और उस अभ्यास को फिर जैसे एक सब्जेक्ट उसने पढ़ा, उसमें कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा उसने लिया, उसके बाद उसको फिर प्लस कर दे, इस तरह से उसकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी, दोनों चीजें उसमें रहेंगी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ बहुत अच्छा ये जो है टिप दिया है बच्चों को कि जो अपना सिलेबस है उसको डिवाइड करके अगर वो चलेंगे, मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर बच्चा बना ले, है ना, तो उसके हिसाब से अगर वो करे, तो मैं ये समझती हूँ कि किसी भी तरह का बच्चे के ऊपर पाठ्यक्रम का प्रेशर और अपने जो गोल जो अचीव वो बच्चा करना चाहता है उस तक पहुंचने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और बड़े आराम पूर्वक सामान्य तरीके से वो वहां तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, ये तो रही पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो तरीका है उसकी। तो अगर बात करें कुछ सब्जेक्ट्स की जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, विशेषकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो उस विषय पर पकड़ बनाने के लिए क्या टिप आप बच्चों को देना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए भी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब अगर मैं 12th क्लास की बात करती हूँ,
हूँ या 10th क्लास की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 10th और 12th क्लास का ही होगा, तो उसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो आप गणित जैसे विषय से भयभीत होते हैं, है ना। साइंस में आप फिजिक्स वाला पोर्शन ले लीजिए, उससे अधिक भयभीत होते हैं। तो उसके लिए भी यही कहूंगी कि वो अपने टीचर के संपर्क में सदैव रहें, ठीक है, समय समय पर अपने टीचर के संपर्क में रहें, और जो भी उनकी जिस तरह के भी कोई भी संशय है, जो भी डाउट्स हैं, उसको साथ के साथ क्लियर कर लें, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के। और वो जब ओवरकम हो जाएंगे, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब एक तरह की झिझक उनकी समाप्त हो जाएगी, तो उससे जो है अगला स्टेप जो है उसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हाँ जी, तो इस तरह से एक वही है कि एक प्रॉपर समय सारणी उनको बनानी पड़ेगी, और समय सारणी के साथ साथ जो है उसके अनुपालन भी करना होगा, तभी जो है वो सही तरीके से। आत्मविश्वास की आपने यहाँ पर बात की है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम में जब बच्चों को संबोधित किया था, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप जितना मर्जी अभ्यास कर लीजिए, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लीजिए, तो सब व्यर्थ है। तो ऐसे में सभी विद्यार्थियों को भी ये ध्यान रखना है कि अब आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास कहीं भी डगमगाए ना, क्योंकि आपके आत्मविश्वास पर ही जो आपका परिणाम है वो निर्भर करता है। तो ऐसे में अब बात करते हैं अपेक्षाओं को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं वो बच्चों से अच्छे परिणाम की अपेक्षाएं रखते हैं। तो यदि बच्चे का परिणाम अच्छा नहीं आता है तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है, और जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं वो भी उनकी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में जो माता पिता हैं उनके लिए किस तरह का जो है टिप आप देना चाहेंगे? देखिए, अपेक्षाएं सबको होती हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरों से अपेक्षाएं करना ये हमें ज्यादा उचित लगता है, लेकिन हमसे कोई अगर अपेक्षा करता है तो वो हमें अनुचित लगता है। बिल्कुल। तो उसमें जो है अभिभावकों से मेरा यही एक अनुनय विनय रहेगी कि बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत कीजिए। बच्चों का अपना एक कैपेसिटी है, ठीक है, उसका अपना एक पोटेंशियल है, उसकी एक लर्निंग कैपेसिटी है, उसका एक माइंड सेट है। तो बच्चों से ज्यादा उम्मीद मत करिए, लेकिन बच्चों को का साथ जरूर दीजिए, बच्चों को सपोर्ट जरूर कीजिए, समय समय पर उससे बातचीत कीजिए, उसको समय दीजिए, उसकी जो भी संशय है, जो भी शंकाएं हैं, उसका निराकरण जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी अभिभावकों से कि वो बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि बच्चा आपके साथ बिल्कुल एक कंफर्टेबल जोन में रहे। बिल्कुल। हाँ, तो उस तरीके से वो बात करे ताकि खुलकर बच्चा आपसे अपनी जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उसके अंतर्मन में जो भी संशय है, उसको वो आपके साथ साझा कर सके और उसका निराकरण दे सकें। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि विद्यार्थी जीवन जो है वो एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, जिसमें 3 लोग जो हैं वो इक्वली अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसमें विद्यार्थी हूँ, चाहे अभिभावक हूँ या शिक्षक हूँ, अगर तीनों आपसी सहयोग, आपसी सहमति के साथ अगर काम करें तो मैं ये मानती हूँ कि विद्यार्थी जो है, जो उसकी जीवन की इच्छा होती है वो अवश्य पाता है। बिल्कुल। और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ये माता पिता के लिए भी एक सीखने वाली बात है कि वो लोग अपने बच्चों के साथ जो एक फ्रेंडली नेचर है उसको क्रिएट करें, ताकि जो बच्चा है वो निसंकोच अपने माता पिता के साथ सारी बातें शेयर कर सके। तो अपेक्षाएं आप जरूर रखें, लेकिन अपेक्षाओं के साथ यदि आप वो परिणाम नहीं पाते हैं अपने बच्चे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हों, बल्कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें कि वो फिर से कोशिश करें और फिर से जो है अपना अच्छा परिणाम निकालें। तो बात करें अब ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के ही और साथ में इंटरनेट को लेकर के ही। तो अगर इंटरनेट की बात करें तो आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है, हर बच्चा इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से क्या बच्चों का जो ध्यान है पढ़ाई से हट रहा है, तो उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या कुछ बच्चों को करना चाहिए? बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, इंटरनेट क्योंकि ऑनलाइन मोड से हम लोग अभी तक पढ़ा रहे थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक तरह से जरूरी था बच्चों को मोबाइल पे काम करना। जी बिल्कुल। ठीक है, और पेरेंट्स, अभिभावक ने भी पूरा साथ दिया और बच्चों ने उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, ये गैजेट जो भी था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब बच्चों से वो फोन लेना, इवन जैसे विद्यालय में हम लोग हैं तो बहुत से अभिभावक ये भी शिकायत करते हैं हमसे कि बच्चे फोन छोड़ते नहीं है, अब परीक्षाएं उनके सिर पर है। तो मैं यही कहूंगी कि कोई बात नहीं, बच्चा अगर मोबाइल इस्तेमाल कर भी रहा है तो अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ
ठीक है, कुछ समय जो उसका मनोरंजन वाला टाइम है, या एक जो लगातार बच्चा पढ़ रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसको 15 मिनट का अगर ब्रेक चाहिए, तो उसमें वो कम से कम अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आप अपनी सुपरविजन में उसको मोबाइल इस्तेमाल करने दीजिए, क्योंकि वो उसके मन की एक अर्ज है, उसका है ना, उसकी वो इच्छा शक्ति कह रही है उसको कि मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो उसको वो करने दीजिए। लेकिन उसके बाद उससे ले भी लीजिए, समझा बुझा के उससे ले लीजिए, ताकि वो दोबारा से अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल डिप्राइव, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते बच्चों को कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे, वो भी बच्चा एक टेंशन में रहेगा, है ना, कि मुझे इस चीज से डिप्राइव रखा गया है। वो चीज नहीं करनी है, लेकिन बच्चों को देना है, लेकिन एक सहज भाव से, ताकि बच्चा आपकी बात को सहज रूप से स्वीकार कर ले, समझे। जी बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वो उस बात को लेकर के अड़ जाए, बिल्कुल। और अड़ जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी परीक्षाओं पे उसका प्रभाव जरूर रहेगा, जरूर पड़ेगा, जरूर। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जरूर जिक्र किया था कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, क्या केवल वे पढ़ाई करते हैं या फिर रील्स देखते हैं, क्योंकि मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो और भी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि परीक्षा तो जीवन में न जाने हम कितनी देते हैं, क्लास 1 में जब एडमिशन लेते हैं तब से हम लोग परीक्षाएं देते हैं, तो उसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना है हमें। बिल्कुल, हमें उसका फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम निरंतर पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता। बिल्कुल, हम अपनी तैयारी करते हैं। बच्चों को भी हम यही कहते हैं कि डे टू डे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें लास्ट में एग्जाम डेज में किसी तरह का कोई एग्जाम फियर नहीं होगा, और ना ही वर्क प्रेशर होगा। दोनों चीजें नहीं होंगी अगर हम डेली पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, एक ही बार में पढ़ेंगे, हम ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाता है कि सारा का सारा हमारा सिलेबस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, पाइल अप हो जाता है। और फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं रियल उसमें एग्जाम डेज में, तो फिर क्या होता है कि हम लोग वर्क प्रेशर के कारण घबरा जाते हैं। बिल्कुल, है ना? और वो घबराहट जो है फिर हमें जो है वो एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री बच्चों के साथ संवाद करते हैं, तो बच्चों का मनोबल बढ़ता नजर आता है। तो ये तो रही ध्यान केंद्रित करने की बात। लेकिन अगर सहायता की बात करें, तो जो ऑनलाइन सिस्टम चला है या फिर इंटरनेट है, वो कितना सहायक सिद्ध हो रहा है बच्चों को उनकी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करवाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं वो पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गूगल करते हैं, इंटरनेट की ओर भागते हैं। तो ऐसे में वो कितना सहायक है बच्चों की परीक्षाओं के लिए? देखिए, उसमें बच्चों को जो है स्वयं अपने आप को एक निर्णय लेना है कि मुझे गूगल अगर करना है तो किस चीज के लिए करना है ना, कि उसकी मतलब सोच जो है एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। और अपने उस ऊर्जा को, जो वो सीखना चाहता है, उस एनर्जी को सकारात्मकता की तरफ अगर वो लेके जाएगा, तो अवश्य वो अब गूगल जो है उसके लिए सहायक सिद्ध होगा, या मीडिया कोई भी है वो उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल। और अगर उसकी मानसिकता, उसके मन में कुछ और गलत बात आ रही है, उस तरीके से वो गूगल को इस्तेमाल करेगा या इन गैजेट्स को इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है वो नकारात्मकता की तरफ जाएगा, और फिर वो कहीं ना कहीं उसके विद्यार्थी जीवन को प्रभावित करेगा। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक बच्चा अपनी उस उम्र तक नहीं पहुंच जाता है कि उसको सही गलत की पहचान ना हो, तब तक माता पिता इस बात का ख्याल रखें कि जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल भी करें, तो सकारात्मक रूप से, जैसा मैम आपने कहा, उस चीज़ को लेकर के वो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बात यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की करें, तो परीक्षाओं के दौर में मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल स्टेबल बनाए रखना कितना जरूरी है एक विद्यार्थी जीवन में? मैम, मानसिक स्वास्थ्य अगर सही होगा तभी विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे सकता है। बिल्कुल, है ना। जब तक मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो मेरा बच्चों से या विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि वो परीक्षाओं के दिनों में अपनी उन इमोशंस को, अपने उन भावों को कंट्रोल जरूर करें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दें। हाँ ठीक है, अगर आपने कहीं गैप लेना है बीच में, अपना मनोरंजन के लिए गैप लेना है, या मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए आपने कहीं अगर किसी की हेल्प लेनी है, तो तब आप, मैंने वही कहा कि 10-15 मिनट के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद रख दीजिए, है ना, या और म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ इस तरह से अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, है ना। दोबारा जब आप रिजुविनेट अपने आप को करोगे, पूरी ऊर्जा के साथ फिर से आप पढ़ाई अपना अच्छे से कर सकते हो। तो मानसिक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसके लिए ही मैंने ये कहा था कि उस मानसिक संतुलन में
पेरेंट्स भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना है, उसकी डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है, उसके टाइम का ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स का यहाँ पर जो है एक मेजर रोल घर में रहेगा और स्कूल में शिक्षकों का रहेगा, क्योंकि स्कूल में टाइम टू टाइम जो है शिक्षक जो है बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि बेटा ये चीज़ तुम्हारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है और ये ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सबके सहयोग से ही जो बच्चा है वो अपना टाइम टेबल सुधार पाएगा, अपने मानसिक तनाव को दूर कर पाएगा, और जब मानसिक तनाव दूर होगा तो नेचुरली जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा परीक्षाओं में भी और अपने वास्तविक जीवन में भी। तो ऐसे में अगर बात करें स्कूल में प्रोत्साहन को लेकर के, तो स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर उनकी जो तैयारियां हैं उसमें और परिपक्वता लाने के लिए किस तरह की काउंसलिंग इस बार खास तौर पर बच्चों को दी जा रही है? सबसे पहले तो हमने यही कहा, क्योंकि ऑनलाइन मोड से बच्चों की एक तो रीडिंग कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। हाँ, ठीक है, बच्चा रीडिंग, क्योंकि जब 1-to-1 हम लोग या क्लासरूम एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं बच्चे, ठीक है, और अभी घर में जो है वो बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है वो हम लोग जज नहीं कर पाते हैं। तो हमारी यही एक कोशिश रहती है कि जब जैसे ही हमारे कांटेक्ट में बच्चा आता है तो हम उसको यही सबसे पहले तो ये अंतर बताते हैं कि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में क्या अंतर है और इसके लिए क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, है ना, और किस तरह से आपने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है कि मुझे अब लिखकर ही परीक्षा देनी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि पहले जो था, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब इनका हुआ तो MCQs थे, उसमें सिर्फ टिक करना है, लेकिन उसके लिए डीप स्टडी की जरूरत थी। एक गहन जब तक अध्ययन नहीं करेंगे हम लोग तब तक वो MCQs जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो इनका प्रश्न पत्र का जो पैटर्न था वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी जब ऑफलाइन मोड से है तो उसमें एक लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है ना, और साथ में टाइम मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। अब लिखने का अभ्यास भी इतना करना है कि प्रश्न पत्र जो है 1.5 घंटे का जो प्रश्न पत्र है वो बच्चा पूरा कर पाए। तो इतना अभ्यास करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे जो है हम अपनी राइटिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखना जो है, लिखने से जो है याद कहते हैं ज्यादा देर तक रहता है ना। तो जो हाथ के नीचे से निकली हुई चीज है वो हमारे मस्तिष्क में जो है वो अधिक समय तक रहती है ना। तो वो इसलिए जो है इस तरह से हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों कि आप अध्ययन कीजिए, ठीक है, पढ़िए और प्रैक्टिस बार बार एक ही चीज को, अगर एक बार आप नहीं कर पाए तो निराश मत होइए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए। तो इस तरह से अभ्यास से जो है हम काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जैसे आत्मविश्वास की बात हम करते हैं तो हर बच्चे में ये आत्मविश्वास आ जाता है, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो अभ्यास है वो बहुत ज्यादा कारगर है किसी भी चीज को स्मरण करने में, उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए। तो मैम ये तो रही सारी बातें ध्यान को लेकर के, तनाव को लेकर के और दबाव को लेकर के, लेकिन इतना लंबा आपका अनुभव रहा है तो आपके अनुभव से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ही ये ऑनलाइन मोड में कक्षाएं शुरू हुई तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो बच्चों को पढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण था, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन पढ़ाना जो है बच्चों को वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि 2 साल से बच्चे जो हैं वो घर में थे और बिल्कुल कहते हैं ना रिलैक्सिंग मूड में। जी जी, ठीक है ना जी। कुछ एक बच्चे तो ऐसा भी होता था कि घर में बैठे हैं, बेड से मॉर्निंग में उठ ही नहीं रहे हैं और वहीं पर वो क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि बच्चे जो है वो जिस तरह से जब स्कूल में आए ओवर एक्साइटेड थे जी, बच्चे ओवर एक्साइटेड थे, स्कूल में आना उनको अच्छा लग रहा था 2 साल के बाद, लेकिन उनको फिर डिसिप्लिन में रखना, उनको बिठाना, क्योंकि उनकी अपने एक पीयर ग्रुप होता है बच्चों का जिसमें वो बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं 1-to-1, जो कि फोन पे वो नहीं कर पाए थे 2 सालों से। तो उस चीज को लेके तो कुछ टाइम जो है हमें लगा उन बच्चों को उस तरह के डिसिप्लिन में लाने के लिए। जी जी। तो मैम ये ऑनलाइन जो कक्षाएं थी लंबे समय तक चली हैं, तो जो चीज़ लंबे समय तक चलती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत गहरा पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं के बच्चों पर जो देखने को मिले हैं? मैम डिसएडवांटेजेस ये रहे हैं कि बच्चे जो है अब पेरेंट्स से फ़ोन ले लिया जी, है ना, यहाँ क्लास भी नहीं लगाई जी, और बच्चा कहाँ उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है और पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं जी। तो उसमें क्या रहा कि बच्चे जो है वो ही डिसएडवांटेज है कि बच्चा जो है किस तरह से उस चीज़ को
यूज कर रहा है, मोबाइल को यूज कर रहा है ना, और क्या क्या उसमें देख रहा है, एसेस उसका क्या क्या है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बच्चों की पर्सनैलिटी पे, बच्चों की थिंकिंग पे ये काफ़ी इम्पैक्ट उसका रहा है। जी बिल्कुल। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कहीं ना कहीं यदि अगर तकनीक के साथ हम जुड़े हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमें सही तरीके से करें, सही उसका तरीके सही से तरीके से करें। हाँ, सही तरीके से। वही मैंने आपको कहा कि अगर बच्चा गूगल कर भी रहा है तो एक सकारात्मक रूप से उसको इस्तेमाल करे, है ना, जो भी उसका संशय है उसका निवारण करे, लेकिन उसको नकारात्मक रूप से उसका प्रयोग ना करें। जी बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि तकनीक ने हमें सुविधा दी है तो वो सुविधा हमारे जो है अच्छे के लिए है, वो हमारे लिए एक वरदान साबित हो रही है। लेकिन यदि उसी तकनीक का हम इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है और हमारे बच्चों के लिए भी वो जो है घातक साबित हो सकता है। तो जो हम सारे ही हमारे अभिभावक हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो उनके बच्चे हैं जब भी वो अपनी ऑनलाइन कक्षाएं लगाते हैं तो ऐसे में वो किसी उस दिशा में ना जाएं कि उनको जो है वापस पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाए। तो इस बात का खास ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए सभी अभिभावकों को। तो बात परीक्षाओं की हो रही है, तो बहुत जल्द परीक्षाएं हो भी जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी। तो खास तौर पर यहाँ पर जो +2 कक्षा के विद्यार्थी हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगी कि बच्चों में एक असमंजस का माहौल रहता है कि आफ्टर +2 हम क्या करेंगे, किस तरह से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर किसी कोर्स की तरफ हम जाएंगे। तो ऐसे में कि उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को वो किस तरह से सुलझाएं और किस तरह से इसका समाधान निकालें, इसके लिए ये एक थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है और निजी प्रश्न है, क्योंकि बच्चा जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करता है। जी बिल्कुल, है ना। कई बार वैसे तो चलो अभिभावक भी अपेक्षा रखते हैं, वो भी लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि पड़ोसी का बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो बेटा तुम्हें भी वही करना है। ऐसी मानसिकता को नहीं अपनाना चाहिए, है ना। हम यही कहेंगे अभिभावकों से। इसीलिए बार बार इसी बात पे हम लोग जोर देते हैं कि किसी तरह की अपेक्षा मत रखो बच्चे से। बच्चा जिस कैपेसिटी में बच्चा काम कर रहा है उस कैपेसिटी में उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। हमारा काम जो है अभिभावकों का या शिक्षकों का यही है कि शिक्षकों का काम है उसको पाठ्यक्रम से अवगत कराना, ठीक है, और अभिभावकों का काम है कि उसका ध्यान रखना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी ध्यान रखना, तो ताकि वो स्वतंत्र रूप से बच्चा सोच सके कि मुझे अपने जीवन में किस लक्ष्य को पाना है और स्वतंत्र रूप से वो उस लक्ष्य को पाने में अग्रसर हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यदि वो असमंजस में हो, उसको स्वयं ही अपने लक्ष्य का रास्ता ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको किससे सलाह लेनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ऐसी स्थिति में बच्चे को जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जो उसके समूह के विद्यार्थी हैं, अपनी एज ग्रुप के, उनसे भी बात करनी चाहिए और अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से, सबसे बात करनी चाहिए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। उसे स्वयं फिर एनालाइज करना चाहिए अपने आप को कि हाँ मेरा सामर्थ्य क्या है और मैं किस, जो मेरा मानसिक जो लेवल है वो, और प्लस उसका जो सामर्थ्य है वो किस तरह का है, उसके अनुरूप जो है उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही उनकी स्कूलिंग खत्म हो रही है, उनकी +2 खत्म हो रही है, तो उसके बाद वो उस चीज के विषय में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दे, ताकि वो आगे का जो लक्ष्य है उसका रास्ता बना पाए और उस राह की तरफ विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो है उसको हासिल करें। जी बिल्कुल। और अगर बात आज के दौर की करें तो आज का जो दौर है वो बहुत सारी संभावनाएं वहां पर है। आप किसी भी तरीके से मदद ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मदद ले सकते हैं और जो अपने माता पिता हैं उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग भी ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, असमंजस को किनारे कर करके अपने अभिभावकों से बात कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए और अपनी इस दुविधा को दूर कीजिए कि जो हमारी स्कूलिंग खत्म हो रही है उसके बाद हम किस मंजिल की तरफ जाने वाले हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इसी के साथ में हम परिणामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है नंबर की दौड़ लगी है कि हमें ज़्यादा नंबर लाने हैं, नंबरों के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो क्या मानती हैं मैम कि नंबर ही सब कुछ है? देखो, समय की मांग है नंबर, ठीक है। आगे अगर आपने किसी कोर्स में जाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो आपका परसेंटेज भी मायने रखता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसको पाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं भी पा सके आप उस लक्ष्य को तो निराश मत होइए, है।
तो ये सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अंक जो है वो मायने नहीं रखता है, आपका मानसिक संतुलन मायने रखता है, आपकी सेहत मायने रखती है। इस बार अंक नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। कम अंकों की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं कि जहां आपको एडमिशन मिल जाए, और वहां पर भी आप अपने जो फ्यूचर है या लक्ष्य है उस तरफ से भी आप बाहर पाने का प्रयास कर सकते हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो कम अंक हैं वो भी कई बार जो है बहुत ऊंचे मकाम पर ले आते हैं, मकाम पर पहुंचते हैं, और ऐसे में कम अंक कहीं भी आपकी जो है हार नहीं दर्शाता है। बिल्कुल जो आपकी मेहनत है वो जरूर रंग लाती है। कम अंकों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो मैम ये रही परीक्षा की बातें, दबाव की, तनाव की। तो लेकिन अगर बात करें अभी जो चल रहा है परीक्षाओं को लेकर के, हड़बड़ाहट है, बहुत जल्द परीक्षाएं आ रही हैं, तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो लगातार जो है स्कूल भी आ रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, अभिभावकों से सबसे जो है बातचीत भी कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि विद्यालय में विद्यार्थी जब आते हैं, ठीक है, तो इन दिनों जो है एक तरह से उनका स्वाध्याय का समय है ये। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्योंकि पाठ्यक्रम से संबंधित कोई बात नहीं, अब मात्र स्वाध्याय करना है उनको, और हर तरह से पाठ्यक्रम का भी स्वाध्याय करना है उनको, और अपने मानसिक जो उनका तनाव है उसको भी संतुलित रखना है, उसमें एक सामान्य संतुलन बनाना है उनको। जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को एक उस तरह का माहौल दे दीजिए कि बच्चा पूरी फ्रीडम के साथ जो है आपके साथ बातचीत कर सके। वही मैंने आपको कहा कि स्वतंत्र रूप से, है ना, अगर वो बात करेगा तभी उसके अंतर्भाव जो हैं वो दूसरों तक पहुंचेंगे, और फिर उसका कोई ना कोई निवारण या उसका समाधान जरूर मिलेगा। तो बच्चों को हम अभी जो है मॉरली यही कहते हैं हम लोग कि बेटा जो भी कोई समस्या है, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिए। चाहे वो डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी शिक्षक से डरने की जरूरत है, ना किसी अभिभावक से डरने की जरूरत है, और ना ही किसी अपने दोस्त मित्र से। क्योंकि मैंने आपको कहा कि बच्चे पे जो प्रेशर है वो यही है कि हाँ मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं इतना % ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। तो ये प्रेशर को एक साइड पे रख के, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट करो, है ना। तो परीक्षा तो होनी है, और जीवन में ना जाने कितनी परीक्षाएं हमने देनी है ना? तो जरूरी नहीं कि सभी परीक्षाओं में हम उत्तीर्ण हों, और सभी में हम जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं उसको हासिल करें। तो बेटर है, सबसे अच्छा यही है कि इसको एक त्योहार की तरह ही हम सेलिब्रेट करें कि ठीक है परीक्षाएं आज भी आनी है, कल भी आनी है, और हम उसको त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट करें। तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी उनकी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो यहाँ पर दर्शकों, सौबात की एक बात है कि चाहे तनाव हो या फिर आपको कुछ समझना हो या समझाना हो, तो इसका जो है एक ही हल है कि आप बातचीत करें अपने अध्यापकों से, अपने अभिभावकों से। तो मैम, हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जितने भी विद्यार्थी इस बार परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनके लिए एक जो है छोटा सा संदेश आप दूरदर्शन के जरिए दें प्लीज। हाँ, देखिए, बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा 3-4 बातें हैं, उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, दूसरा अपनी डाइट का ध्यान रखें, और तीसरा फिर उसके बाद जो है अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। जी। और लगातार ये नहीं है कि दिन में भी पढ़ते रहे बच्चा, रात को भी पढ़ता रहे। 1 घंटा पढ़े, 1.5 घंटा पढ़े, उसके बाद ब्रेक जरूर ले, वो 10-15 मिनट की ब्रेक ले, और उस ब्रेक में वो मेडिटेशन भी कर सकता है, योगा भी कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ बातचीत कर सकता है, अपने शिक्षकों के साथ बातचीत कर सकता है, और म्यूजिक सुन सकता है, ताकि वो थोड़ा सा उसमें जो एक नई ऊर्जा का संचार हो जाए, और फिर दोबारा वो पढ़ने बैठ जाए। तो ये नहीं है कि लगातार किसी को हमने आंकड़ा देना नहीं है कि मैंने तो आज 10 घंटे पढ़ाई की या मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, ऐसा हमने कोई आंकड़ा नहीं देना है। हमने अपने आप को ही जज करना है, हम अपने निर्णायक स्वयं हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो हमें बच्चों से यही मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि बेटा आप डरें नहीं, परीक्षा जो है वो हमने जीवन परीक्षा ही है। जी बिल्कुल, हर बिल्कुल। कदम पर जो है जीवन परीक्षा ही है, तो हमें इन परीक्षाओं से डरना नहीं है, और इस चीज को अपने मन में आत्मविश्वास के साथ लेना है कि आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो जब इस आत्मविश्वास के साथ हम किसी काम की शुरुआत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम बातचीत के लिए और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हमारे विद्यार्थियों को देने के लिए। कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी और वो इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएंगे। हाँ, यही हम उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ दूरदर्शन की तरफ से हम सभी उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। और जैसा कि मैम ने कहा है कि आप हमेशा जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना मनोबल बनाए रखें, डरे नहीं जी, डरे नहीं। और बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, किस तरह से आपको सिलेबस को बांटना है, किस तरह से आपको जो है अपने सिलेबस का प्लान करना है कि कैसे आप पढ़ेंगे, किस तरह से उसको आगे सुचारू रखेंगे, ये तमाम बातें जो है आप अपने जीवन में अपनाएं। तो अगर मेहनती और अनुभवी जो लोग होते हैं उनके लिए संभावनाएं जो अपार रहती हैं और ऐसे में परीक्षा चाहे बोर्ड की हो या फिर जीवन की हो, आप हमेशा ही सफल रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। और अंत में एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि कम अंक दुनिया का जो है अंत नहीं होता है बल्कि एक नई शुरुआत होती है। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।